हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। इस सीरीज का ये सेट नंबर 7 है। इससे पहले जो सेट 1 से लेकर के 5 तक हुआ है, यानी सेट 5 तक मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है पहले ही ऐप पर। ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो 6वां सेट है उसका मैंने अपलोड अभी तक नहीं किया है, तो मैं अपलोड कर दूंगा। और ये जो सेट नंबर 7 है इसका भी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगा। और देखिए, आज की इस वीडियो में मैं जो आपको 25 प्रश्न करवाने वाला हूँ, ये 25 प्रश्न पूछे गए थे 25 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 में, रेलवे ग्रुप डी 2022 में। रेलवे ग्रुप डी 2022 में आरआरसी ग्रुप डी 2022 में जो पेपर हुआ था 25 अगस्त 2022 को, जो पहला शिफ्ट हुआ था, उसमें जो साइंस के 25 प्रश्न पूछे गए थे, केवल उन्हीं सारे प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो जो आप अभी देखेंगे, सेम वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा हमारे ऐप पर, जो हमारा ये कोर्स चल रहा है। ठीक है, इस वीडियो में आप प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों के लेवल को देखिए, जो प्रश्न पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2022 में। प्रश्नों का लेवल देखिए, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे गए हैं, थोड़े टफ प्रश्न पूछे गए हैं। और ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2022 में। आप में से जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा उनको पता है, और जिन्होंने नहीं दिया था, इस वीडियो को आप देखना, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, ये पूरा एग्जाम कंप्लीट हुआ था 99 शिफ्ट्स में। 99 शिफ्ट्स में तो जो मेरा ये कोर्स चल रहा है ऐप पर, उसमें टोटल आएंगे 99 सेट्स। टोटल 99 सेट्स आएंगे। टोटल इतने प्रश्न जो है करवाए जाएंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। यानी जो आप अभी वीडियो देखने वाले हैं, ये जो अभी आप वीडियो देखेंगे, ये हमारे पेड कोर्स के लिए ही है, जो ऐप पर चल रहा है इसी वाले कोर्स के लिए ही है। ठीक है, वहाँ पर अपलोड किया जाएगा, लेकिन सेम मैं ये आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, आपको इस लेवल को टच करना होगा आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो आप एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं डिटेल में, सेम एक्सप्लेनेशन जो है दिया जाता है। और देखो, डिटेल प्रिंटेबल पीडीएफ दिया जाता है, जो पीडीएफ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से सारे पीडीएफ जो है वो दिए जाते हैं। जो भी मैं आपको यहाँ पर जानकारी देता हूँ, उन सारे को पीडीएफ में डाल करके आपको इस फॉर्मेट में पीडीएफ दिया जाता है। उसके बाद जो 99 सेट्स हुए थे, उन सारे ही सेट को, यानी जो 99 शिफ्ट हुए थे, उन सारे ही शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे को कन्वर्ट कर दिया जाएगा टेस्ट सीरीज में। यानी जो 99 शिफ्ट हुए थे, उन सारे ही प्रश्नों के साथ जो है 99 टेस्ट जो है आपको कन्वर्ट करके दिया जाएगा। 99 टेस्ट सीरीज जो है बना करके आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं इसी कोर्स में। ये आप देख सकते हो, इसी प्रकार से जो है आपको टेस्ट में भी कन्वर्ट करके दिया जाएगा। मतलब जो ये सारे प्रश्न पूछे गए थे ना, ये आप वीडियो में देखेंगे, आप पीडीएफ में देखेंगे, आप टेस्ट में बनाएंगे, रट जाएगा आपको, ये है ना, अच्छे से पूरा रट जाएगा। तो अगर आप इन सारे बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। देखो, कोर्स फी 249 है, लेकिन वहां पर आपको डिस्काउंट के लिए कुछ कूपन भी देखने को मिलेंगे। एक कूपन वहां पर अप्लाई होगा, शायद 15% वाला, तो आप उसको यूज करके जो है कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये कोर्स आपके लिए यूजफुल है, तो मेरे ख्याल से आपको ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे गए हैं इस एग्जाम में। ठीक है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वाले कोर्स के अंदर। ठीक है, साथ में पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, सब मिलेगा। और ये कोर्स अगस्त में कंप्लीट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैद्युत अपघटनी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? वैद्युत अपघटनी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो, अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो एक अभिकारक होता है, किसी भी अभिक्रिया में हम जानते हैं कि अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। तो जब एक अभिकारक, एक सिंगल जो है रिएक्टेंट है, मात्र एक अभिकारक है, ये टूट जाता है दो या दो से अधिक उत्पाद में। दो या दो से अधिक उत्पाद में यूजुअली जो आपको अपघटन अभिक्रिया दिया जाता है, उसमें दो ही उत्पाद होता है, दो ही उत्पाद में अभिकारक टूटता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। एक अभिकारक होगा, दो या दो से अधिक उत्पाद में वो टूट जाएगा, तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। अब ये सारे के सारे जो है अपने आप में अपघटन अभिक्रिया है। आप इन सारे में देखो तो एक एक अभिकारक है जो टूट रहा है दो दो उत्पाद में। इस अभिक्रिया को करवाने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। इस अभिक्रिया को करवाने के लिए चाहिए होती है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है ये होती है, कौन सी अभिक्रिया? एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, उष्मा शोषी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक। ये जो अभिक्रिया होती है, जो अपघटन अभिक्रिया होती है, ये अपने आप में एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है।
ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये जो ऊर्जा है आप दे सकते हैं हीट के फॉर्म में, ये रिएक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस अभिक्रिया में कौन से टाइप की जो है एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हीट के फॉर्म में एनर्जी दिया जाता है, ऊष्मा के रूप में एनर्जी दिया जाता है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा दिया जाता है, तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है तापीय अपघटन अभिक्रिया। तापीय अपघटन अभिक्रिया, तो जिंक कार्बोनेट का जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना, यह तापीय अपघटन अभिक्रिया है। पोटेशियम क्लोराइड का पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूटना, यह भी अपने आप में तापीय अपघटन अभिक्रिया है। ऐसा भी हो सकता है कि ऊर्जा देनी पड़ जाए लाइट के फॉर्म में, है ना, लाइट के फॉर्म में देनी पड़ जाए, प्रकाश के रूप में देनी पड़ जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना, ये होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, ये होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये अभिक्रिया जो है अपने आप में प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है। ऐसा भी हो सकता है कि ऊर्जा आपको देनी पड़े इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, है ना, विद्युत ऊर्जा के रूप में, तो उस अभिक्रिया को कहेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग उसको बोलते हैं। तो जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना, ये अपने आप में है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में देनी पड़ती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक प्रोटॉन को चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, इस पर लगने वाले बल की दिशा डैश होगी। देखिए चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर मैं डायरेक्शन बना लेता हूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह है ईस्ट के साइड में, और जो प्रोटॉन को फेंका गया है वह है नॉर्थ के साइड में, नॉर्थ के साइड में। तो बताना है कि प्रोटॉन के ऊपर जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी। चार विकल्प आपके सामने हैं, चार विकल्प आपके सामने हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा होती है, जो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा जो है ठीक इसके विपरीत होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो प्रोटॉन की गति की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा जो है वही होती है। इलेक्ट्रॉन की जो गति की दिशा है उसके विपरीत दिशा में हम लोग धारा को मानते हैं, और प्रोटॉन की जो दिशा है, प्रोटॉन के गति की जो दिशा है उसी के दिशा में हम लोग विद्युत धारा को मानते हैं, राइट। अब देखो आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैंने एक टेबल यहां पर लिया है ताकि आप थोड़ा सा 3D में विजुअलाइज कर सको। टेबल का जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी आपको अच्छे से फील होगा, टेबल के नीचे वाला पार्ट जो है वो भी आपको अच्छे से फील होगा, ठीक। यहाँ मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाया है, आप चाहे तो ऊपर नीचे वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड भी आप बना सकते हो, यानी कि स्क्रीन से, आपके स्क्रीन से ऊपर, आपके स्क्रीन के नीचे, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है सवाल में उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। प्रोटॉन हमें दिया गया है कि नॉर्थ साइड में फेंका गया है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट साइड में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ईस्ट बनाते हैं, ये ईस्ट साइड है। इधर की ओर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग यूजुअली कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। और नॉर्थ साइड में जो है फेंका गया है, नॉर्थ साइड में फेंका गया है प्रोटॉन को, प्रोटॉन को नॉर्थ साइड में फेंका गया है। तो प्रोटॉन की जो दिशा है, प्रोटॉन की जो गति की दिशा है, उधर ही हम लोग करंट की दिशा मानेंगे, राइट। अब आपको बताना है कि जो प्रोटॉन फेंका गया है, ये करंट की जो दिशा है उसी दिशा में प्रोटॉन को फेंका गया है, ठीक। आपको बताना है कि प्रोटॉन के ऊपर बल जो है कौन सी दिशा में लगेगा। तो आप यहां पर लगाएंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप लोग लगाएंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या होता है कि जो तर्जनी उंगली होती है, जो इंडेक्स फिंगर होती है, उसको हम लोग रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। जो बीच वाली उंगली होती है, जो मिडिल फिंगर होती है, उसको हम लोग रखते हैं विद्युत धारा की दिशा में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अंगूठा है उसकी दिशा क्या है, क्योंकि अंगूठे की दिशा ही फोर्स की दिशा होती है, बल की दिशा होती है। तो आप अपना बायां हाथ निकालें, जो आपकी 3 उंगलियां हैं, बीच वाली, तर्जनी और अंगूठा, इन तीनों को आप लंबवत रखेंगे, एक दूसरे के लंबवत रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे। जो तर्जनी उंगली है उसको आप रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जो बीच वाली उंगली है उसको आप रखेंगे विद्युत धारा की दिशा में, यानी जिधर प्रोटॉन फेंका गया उसकी दिशा में। उसके बाद आप अपना अंगूठा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अंगूठा है ये टेबल के नीचे जा रहा है ना, टेबल के नीचे जा रहा है, टेबल के नीचे जा रहा है, ऐसे। ये थंब की दिशा होगी, ये थंब की दिशा होगी, समझे, टेबल के नीचे, टेबल के नीचे।
ये थंब की दिशा होगी, यानी कि यही जो है ये फोर्स की डायरेक्शन है। विकल्प है प्रोटॉन की गति की दिशा में। प्रोटॉन की गति की दिशा में यानी कि नॉर्थ साइड में नहीं, कागज के तल से बाहर की ओर यानी टेबल के ठीक ऊपर, ये भी गलत हो जाएगा। कागज के तल में अंदर की ओर, टेबल पर आप कागज मान लो, ये जो टेबल है ना इसी पर आप कागज बिछा दो तो कागज हो जाएगा, तो कागज के तल में अंदर की ओर ठीक है। प्रोटॉन की गति की दिशा के विपरीत यानी कि साउथ डायरेक्शन में, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए। उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन करना है। संयोजकता आप निकाल पाए उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन का 7 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, लिथियम का 3 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। उसके बाद आपको लिखने आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइट्रोजन का 2,5 होता है, 2,5 हो जाएगा, इसका 2,8,3 हो जाएगा, लिथियम का 2,1 हो जाएगा और कैल्शियम का 2,8,8,2 हो जाएगा। अब देखिए, किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या फिर जो नज़दीक का जो अक्रिय तत्व होता है उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी की जाती है उसी को वैलेंसी कहते हैं, राइट। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो नियोन है जो कि अक्रिय तत्व है उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इसके बाह्यतम कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे होने चाहिए, क्योंकि नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2,8 होता है। या फिर आप सीधा समझो कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 3 होती है, राइट। एल्यूमिनियम क्या करता है कि अपने बाह्यतम कोश से 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है ताकि इसके बाह्यतम कोश में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बाह्यतम कोश जो है ये हो जाएगा ना, ये K है, ये L है, ये M है। अभी बाह्यतम कोश M है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन का जब त्याग किया जाएगा तो बचेगा बाह्यतम कोश, तब बाह्यतम कोश L हो जाएगा और बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वैलेंसी इसकी 3 है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो है 3 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा। लिथियम क्या करता है कि अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन पूरा करता है क्योंकि ये हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि हीलियम के नज़दीक है। हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं और वो हीलियम अपने आप में जो है इनर्ट एलिमेंट है। तो हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो इसकी वैलेंसी 1, ठीक है, 2 नहीं 1, इसकी वैलेंसी 1। उसके बाद देखो ये है K, ये है L, ये है M, ये है N। अभी बाह्यतम कोश N है, N में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैल्शियम क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा ताकि इसका बाह्यतम कोश M हो जाए और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, तो इसकी वैलेंसी जो है वो है 2। अब यहां पर देखिए आंसर C और D तो नहीं होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, क्योंकि यहां पर 3 वाले हैं। नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम दोनों के पास वैलेंसी 3-3 है, लेकिन हमारा आंसर एल्यूमिनियम नहीं नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी है जो आपको याद रखनी है। एक 3 भी वैलेंसी होती है और 5 भी होती है, तो 3 से यहाँ पर बात नहीं बन रहा है, तो इसकी वैलेंसी आप 5 लेकर के चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी किताब में वैलेंसी 3 ही दी गई है और ज़्यादातर केस में आपको नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 ही लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर 3 से बात नहीं बना तो हम लोग 5 लेकर के चलेंगे, ठीक है। 3 और 5 दोनों ही इसके वैलेंसी जो है वो होते हैं। ए हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है कि 3 के बजाय 5 हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है। एल्यूमिनियम के केस में वैलेंसी 3। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी और यह डैश होगा। देखिए आपको दिया गया है अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण दिया गया है। मैं यहाँ पर अवतल दर्पण बनाता हूँ। ये अवतल दर्पण है। जो परावर्तक पृष्ठ होता है अवतल दर्पण का वो धंसा होता है। ये देखिए पोल है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। फोकस दूरी जो है ये 10 सेंटीमीटर है, यानी ये जो मुख्य फोकस है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अच्छा, अगर मुख्य फोकस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वक्रता केंद्र कहां पर होगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। और वस्तु को कहां पर रखा गया है, वस्तु को कहां पर रखा गया है, वस्तु को रखा गया 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वस्तु को हम बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है ना। वक्रता केंद्र के पास में रखा गया होगा, ये 20 सेंटीमीटर है तो
हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने पास में है कितने दूर है वक्रता केंद्र से, हमें बस ये जानना है कि हाँ, हमें बस ये मालूम चल गया कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को डाला गया है, कहीं पर भी हो, लेकिन इसके बीच में है। अवतल दर्पण के केस में आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब तभी मिलेगा, एकलौता केस है, तभी मिलेगा जब वस्तु को रखा गया होता है फोकस के भीतर। फोकस के भीतर अगर वस्तु की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकस जो है, मुख्य फोकस जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, क्योंकि फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होती है। तो अगर फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब जो मुख्य फोकस है ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वस्तु को आप रखेंगे 10 सेंटीमीटर के भीतर, तभी जाकर के आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलेगा अवतल दर्पण के केस में। एकलौता केस है, एकलौता केस है जब आप वस्तु को डालेंगे फोकस के भीतर, यानी कि फोकस और इस ध्रुव के बीच में, तभी आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। इसके अलावा कोई भी केस नहीं है ऐसा। टोटल 6 केस होते हैं, 6 में से कोई भी केस ऐसा नहीं है, इस वाले केस को छोड़ करके, एकमात्र केस को छोड़ करके, जब आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। एक भी ऐसा केस नहीं, एकमात्र केस है यही कि आप फोकस से भीतर डालो, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो 10 सेंटीमीटर से पहले डालो वस्तु को, तब जाकर के आभासी और सीधा प्रतिबिंब आपको मिलेगा। मैं अभी आपको न्यूमेरिकल करके मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें पता है कि कहाँ पर वस्तु रखने से कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, कौन से प्रतिबिंब बनते हैं, तो आप जो है बिना न्यूमेरिकली सॉल्व किए आप इसका आंसर जो है ढूंढ सकते हैं। मैं इतना टाइम आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, अगर आपको चीजें याद रहेंगी तो बड़ी आसानी से एक झटके में इस सवाल का आंसर निकाल करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा कि वस्तु अगर फोकस के भीतर है तभी आभासी और सीधा प्रतिबिंब आपको मिलेगा। बाकी जो भी केस है सारे में आपको वास्तविक और उल्टा ही मिलेगा, वास्तविक और उल्टा ही मिलेगा। तो आभासी और सीधा तो नहीं होने जा रहा है, सीधा प्रतिबिंब ही आभासी होता है, तो वो तो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु को रखा गया फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा मिलने वाला है। वस्तु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? 1 सेंटीमीटर से अधिक होगी या 1 सेंटीमीटर से कम होगी? ध्यान से सुनिए, अगर वस्तु को रखा गया है फोकस और पोल के बीच में, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है वो बहुत बड़ा बनता है, मतलब कि आवर्धित बनता है, बड़ा बनता है। अगर आप एग्जैक्ट फोकस पर ही डाल दें वस्तु को तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। यानी अवतल दर्पण के केस में सबसे बड़े साइज का प्रतिबिंब आपको तभी मिलेगा जब आप वस्तु को डालेंगे फोकस पे, तभी मिलेगा। जब आप वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में डालेंगे तब भी प्रतिबिंब जो है बड़े साइज का ही बनता है। तो मैंने आपको 3 केसेस बताए हैं जहां पर प्रतिबिंब बड़े साइज के बन रहे हैं। आप पोल और फोकस के बीच में डालो तो भी बड़े साइज के बनते हैं, फोकस में डालो तो बहुत बड़े साइज के बनते हैं, और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में डालो तो भी बड़े साइज के ही बनते हैं। तो 6 केस मैंने आपको बताया, 6 केस जो होते हैं उसमें से 3 केस के अंदर जो है बड़े साइज का प्रतिबिंब बनता है। एक ही केस होता है जब एक समान साइज का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के साइज का प्रतिबिंब बनता है जब हम वस्तु को डालते हैं वक्रता केंद्र पर। और बचे हुए जो 2 केस हैं, 4 मैंने आपको बता दिया, 2 बचे हुए जो केस है उसमें छोटे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब आप वस्तु को डालेंगे वक्रता केंद्र से परे और जब आप वस्तु को डालेंगे अनंत पर, तब छोटे मिलेंगे आपको। तो ये पहला केस है जब बड़े साइज का प्रतिबिंब बनता है, फोकस में डालो। दूसरा केस है बड़े साइज का प्रतिबिंब बनता है, और ये तीसरा केस है जब बड़े साइज का प्रतिबिंब बनता है। तो 1, 2, 3 इन तीनों ही केस के अंदर जो है बड़े साइज का प्रतिबिंब बनता है, बड़े साइज का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर से अधिक होगी, कम नहीं होगी। ये भी कट जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने इतना टाइम लिया है आपको समझाने के लिए, अगर आपको सब पता रहेगा ना तो बहुत जल्दी ही आप आंसर निकालेंगे और निकल जाएंगे। न्यूमेरिकली सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अब आइए मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करके आपको बताता हूं। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब, माफ करिएगा, जो वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई h, वस्तु की ऊंचाई जो है वो 1 सेंटीमीटर दी गई है, और वस्तु की ऊंचाई आप हमेशा लेंगे प्लस में। जो फोकस दूरी है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको ऋणात्मक लेनी है, तो फोकस दूरी जो है यहाँ पर -10 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो वस्तु दूरी है ये हमेशा आपको ऋणात्मक लेनी है, चाहे कोई सा भी दर्पण क्यों ना, चाहे कोई सा भी लेंस क्यों ना हो, ये है -18 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, पहला फॉर्मूला लगाएंगे आप यहाँ पर लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू, माफ करिएगा, दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां से आप क्या करेंगे कि v निकालेंगे,
यहाँ से आप सबसे पहले क्या करेंगे कि V निकालेंगे, प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे आवर्धन सूत्र m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यहाँ से आप आवर्धन निकालेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे आवर्धन का चिन्ह और आवर्धन का परिमाण। ठीक, अगर चिन्ह मान लीजिए कि ऋणात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, और अगर परिमाण जो है 1 से बड़ा आ जाए तो प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से ज़्यादा होगा। लेकिन हम इन दोनों ही फॉर्मूला का इस्तेमाल क्यों करें, क्यों हम पहले इसको अप्लाई करें फिर इसको अप्लाई करें? हम एक फॉर्मूला से जो है काम चलाएंगे, एक फॉर्मूला से हम लोग काम चलाएंगे। हमारे पास एक बना बनाया फॉर्मूला है जो कि इन दोनों की मदद से ही बनाया जाता है, वह m इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू, एफ बाई एफ माइनस यू। बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से इस वाले फॉर्मूले को जो है आप याद कर लीजिए। जब भी आपको फोकस दूरी पता हो, जब भी आपको वस्तु दूरी पता हो, आवर्धन निकालना पड़ जाए, जैसा कि इस केस में है, फोकस दूरी पता है, वस्तु दूरी पता है, आपको आवर्धन चाहिए, तो पहले आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर के इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इतना करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा इस वाले फॉर्मूले पर पुट करो आप, सीधा इस वाले फॉर्मूले पर मान जो है बैठाओ आप। f का मान जो है वो -10 है, f का मान जो है -10 है, माइनस हो जाएगा यहाँ पर -18, यहाँ हो जाएगा -10 बट्टे में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 में से 10 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, राइट, ये 8 हो जाएगा। यानी कि ये 2 पंचे में 10 और 2 चौके में 8। अब यहाँ पर देखो, जो आवर्धन का जो परिमाण है, जो आवर्धन का परिमाण है 1 से बड़ा है ना, ऊपर वाला मान बड़ा है नीचे वाला छोटा है, चिन्ह हटा करके देखना है आपको, तो 5/4 का मान जो है 1 से बड़ा आएगा। अगर जो आवर्धन का परिमाण है 1 से बड़ा है, मतलब प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बना है वस्तु से, बड़े साइज का प्रतिबिंब बना है। और उसके बाद देखिए जो m का चिन्ह है वो है निगेटिव, अगर m का चिन्ह निगेटिव है मतलब प्रतिबिंब उल्टा है। तो न्यूमेरिकली आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे, अगर आपको ये सारी बातें पता है तो न्यूमेरिकली सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप ऐसे ही आंसर निकाल करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ए है, समझे, यहां पर लिख लो। अगर ऐसा हुआ तो प्रतिबिंब जो है आपको मिलेगा आवर्धित, आवर्धित, और अगर चिन्ह ऋणात्मक आ गया यानी कि प्रतिबिंब जो है वो है उल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है? देखिए H बराबर फॉर्मूला होता है VIT, ये फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में रखना है, VIT। तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। ओम के नियम से V बराबर हमारा होता है I इंटू में R। अब इस V के स्थान पर आप IR पुट करो तो हमें दूसरा फॉर्मूला जो है यहां पर मिल जाएगा, H बराबर हो जाएगा I² RT, यही होगा ना, I² RT, हाँ यही होगा, ये मिल जाएगा। तीसरा फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, ये जो I है इसके स्थान पर V बट्टा में R पुट कर सकते हैं, यहां पर I के स्थान पर आप V बट्टा में R डाल दो तो ये आपको मिल जाएगा V² डिवाइडेड बाई R इंटू में T। ये 3 फॉर्मूले होते हैं ऊष्मा के लिए। जब आप किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो तार गर्म हो जाता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। कितने ऊष्मा का उत्सर्जन होगा इन्हीं सारे फॉर्मूले से निकाले जाते हैं। तो ये भी सही है, ये गलत फॉर्मूला है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ये हमारा आंसर। किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। देखिए एक तार है, इस तार को जब आप ऐसे लपेट देते हैं, ऐसे लपेट देते हैं तो इसी को हम लोग परिनालिका कहते हैं, इसी को हम लोग परिनालिका कहते हैं। और जब आप इस परिनालिका को कनेक्ट कर देते हैं किसी बैटरी से ताकि विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाए तो इसे हम लोग धारावाही परिनालिका कहते हैं। तो धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा ही। जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो ये जो परिनालिका है तार से ही बनाया गया है, लपेट लपेट करके। तो जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जो ये परिनालिका है इसके बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो परिनालिका है इसके बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और जो परिनालिका के अंदर वाला पार्ट है, परिनालिका का जो अंदर वाला पार्ट है, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जो धारावाही परिनालिका होती है, जो धारावाही परिनालिका होती है वो भी जो है छड़ चुंबक के जैसे बिहेव करती है। ये ध्यान में रखिएगा, धारावाही परिनालिका जो होती है वो छड़ चुंबक के जैसे ही बिहेव करती है। जैसे छड़ चुंबक में देखो 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, इसमें भी 2 पोल होते हैं, इसमें भी 2 पोल होते हैं। इस वाले में देखो
ये जो है नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। क्षण चुंबक में भी क्या होता है, नॉर्थ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है और साउथ में एंटर करती है। नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जो है एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है। यहां भी देखो दिखाया गया, नॉर्थ से निकल रही है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं और साउथ में एंटर कर रही है। नॉर्थ से जो है यहां पर निकल रही है और साउथ में जो है एंटर कर रही है। ये तो चुंबक के बाहर का केस है ना। अंदर में जो है, अंदर में साउथ से नॉर्थ जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। बाहर में नॉर्थ से साउथ जाती है, अंदर में साउथ से नॉर्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आती है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो बंद वक्र होती है, कंटिन्यूअस कर्व होती है। ये जो सोलेनॉइड बनता है, सोलेनॉइड के भीतर क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे से समान दूरी पर होती है और सीधी होती है। यानी धारावाही परिनालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी होती है, समानांतर होती है, समदूरस्थ होती है। इसका मतलब यह होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है अंदर में हर जगह एक समान है, हर जगह एक समान है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम नहीं है, एक समान है। सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है पोल पर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। पोल पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पोल पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो काफी सघन होती है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा सघन है वहीं पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल होता है। इस केस में भी जो पोल है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो प्रबल होता है। तो हमारा आंसर एक समान और अशून्य हो जाएगा। शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, कुछ न कुछ मान होता है और जो भी होता है एक समान होता है धारावाही परिनालिका के भीतर। तो धारावाही परिनालिका जो है क्षण चुंबक के जैसे ही बिहेव करती है। हाँ, जो ये क्षण चुंबक है इसका पोल फिक्स होता है भाई, नॉर्थ हमेशा इधर ही नॉर्थ रहेगा, साउथ हमेशा इधर ही साउथ रहेगा। लेकिन इस वाले में हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी ये साउथ है, ये नॉर्थ है, हम विद्युत धारा की दिशा चेंज कर देंगे। अभी हम यहाँ से भेज रहे हैं ना, इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ से भेजेंगे और यहाँ से निकालेंगे, तब ये नॉर्थ साउथ हो जाएगा, साउथ नॉर्थ हो जाएगा। ठीक, सी हमारा राइट आंसर। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु कहां स्थित होगी। देखो 25 अगस्त 2022 का ये पहला शिफ्ट है, इसमें लाइट चैप्टर से ये दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है लाइट चैप्टर से। फिर से अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु कहां स्थित होगी। छोटा प्रतिबिंब है, वास्तविक है, उल्टा है। अब देखो पहला विकल्प ध्रुव और फोकस के मध्य। मैंने अभी आपसे चर्चा किया, मैंने अभी ही आपसे चर्चा किया कि अगर वस्तु फोकस के भीतर है तभी जाकर के अवतल दर्पण के केस में आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलेगा, तभी जाकर के वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा होगा। जब वस्तु को डालेंगे यहां पर ध्रुव और फोकस के बीच में, फोकस के भीतर, ये मैंने आपको कहा ये पहला ही केस होता है, ये पहला ही केस होता है। मैं पहला केस मान रहा हूं, आप चाहे तो तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे पहला केस माना है कि वस्तु को मैंने डाला है पोल और फोकस के बीच में। 6 केसेस होते हैं, 6 में से ये हमारा पहला केस है। यहां पर जब वस्तु को डालेंगे फोकस के भीतर तो जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है, आभासी सीधा बनता है, बड़े साइज का बनता है। यहां पर भी बड़े साइज का बनेगा, फोकस पर भी बड़े साइज का बनेगा जब डालेंगे तो, और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में डालेंगे तो भी बड़े साइज का ही बनेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये तो ऑप्शन कट जाएगा ना ध्रुव और फोकस के बीच में, क्योंकि अगर यहां पर रखा होता तो प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता, वास्तविक नहीं बनता, आभासी और सीधा बनता। उसके बाद देखिए मैंने आपसे कहा कि दूसरा केस है हमारा जब वस्तु को डालते हैं फोकस पे। अगर वस्तु को आप फोकस पर डालेंगे तो अवतल दर्पण में सबसे बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तीसरा केस मैंने आपको यहां पर बताया, अगर आप यहां पर भी डालते हैं तो भी प्रतिबिंब जो है बड़े साइज का ही बनता है, बड़े साइज का ही बनता है, समझे। चौथा केस होता है हमारा वक्रता केंद्र। अगर हम वस्तु को एग्जैक्ट वक्रता केंद्र पर ही डाल दें तो जो प्रतिबिंब है वो समान साइज का बनेगा, समान साइज का बनेगा, ठीक है, समान साइज का बनेगा। उसके बाद आइए हम लोग क्या करते हैं, पांचवा केस उठाते हैं। मैंने अलग अलग कलर से क्यों बनाया आप समझ गए होंगे। पांचवा केस उठाते हैं जब वस्तु को डालते हैं वक्रता केंद्र से परे, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तब वस्तु का साइज, प्रतिबिंब का साइज जो है वस्तु से छोटा मिलता है। और अगर आप अनंत पर डालते हैं वस्तु को तो भी प्रतिबिंब का साइज जो है वो छोटा आपको मिलेगा। तो जो भी मैंने लाल रंग से लिखा है यहाँ पर, वहां पर बड़े साइज का प्रतिबिंब बन रहा है। जो मैंने पिंक कलर से लिखा है यहाँ पर समान साइज का बन रहा है, और जो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से लिखा है वहां पर प्रतिबिंब जो है छोटे साइज का बनता है।
तो फोकस पर हम लोग नहीं डालेंगे भाई, बहुत बड़े साइज का प्रतिबिंब बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में नहीं डालेंगे, बड़े साइज का बनेगा। वक्रता केंद्र से परे डालेंगे, 5वें नंबर, ये 5 नंबर जो है वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा। देखो एक को छोड़ दो तो बाकी सारे केस में वास्तविक और उल्टा ही है। एक के केस में आभासी सीधा है, बाकी 2, 3, 4, 5, 6 के केस में जो है वास्तविक और उल्टा है। राइट, तो सी हमारा जो है राइट आंसर है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ठीक है। लार्ज इमेज, ठीक, पिंक वाले में आई बराबर ओ कर देता हूं मैं, आई बराबर ओ, यहां भी, ये ज्यादा सही है। जो इमेज का साइज है वो बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से। उसके बाद आ जाइए इस वाले में इमेज का साइज छोटा हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? क्या हो जाएगा? अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। देखिए प्लास्टिड 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। प्लास्टिड जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जिसमें जो है वो पिगमेंट होता है जो कि रंग प्रदान करता है, और उसी का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। दूसरा टाइप होता है ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ये होते हैं रंगहीन प्लास्टिड होते हैं, है ना। अवर्णी लवक होते हैं ये रंगहीन लवक होते हैं। इसमें किसी भी टाइप का कोई पिगमेंट नहीं होता है जो कलर दे। ये पादप के उन भागों में पाए जाएंगे जहां लाइट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे कि भूमिगत तना है, जड़ें हैं, इन सारे में जो है ये प्लास्टिड जो है पाए जाते हैं, ये ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब देखो ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो पहला टाइप है वो है मंड लवक, एमाइलोप्लास्ट। इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना। दूसरा टाइप जो है वो है तेल लवक, इलायोप्लास्ट। काम क्या है? तेल या वसा को स्टोर करना। तीसरा टाइप है प्रोटीन लवक, एल्यूरोप्लास्ट। काम क्या है? प्रोटीन को स्टोर करना। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, सबसे पहले आपको यही पकड़ना है कि भाई कौन सा लेंस है, कौन सा दर्पण है। किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा और प्रतिबिंब होगा। देखो ये लाइट चैप्टर से तीसरा प्रश्न है, एक ही शिफ्ट के अंदर ये तीसरा जो है प्रश्न है लाइट चैप्टर से, केवल लाइट चैप्टर से ये तीसरा प्रश्न है। अभी और भी प्रश्न है लाइट चैप्टर से, ठीक है। तो एक ही शिफ्ट में कई सारे प्रश्न हैं लाइट चैप्टर से। अगर आपसे सवाल पूछा गया है अवतल लेंस के ऊपर, तो समझ लीजिए कि आप लकी हैं। अवतल लेंस से पूछा गया सवाल काफी आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि जो अवतल लेंस है इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा ही होता है, ठीक है, और छोटा बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब पूछ लो क्या ही पूछा जाएगा। हमेशा तो आभासी सीधा छोटा बनेगा, ना तो बड़े साइज का बनेगा, ना तो बराबर साइज का बनेगा, ना तो वास्तविक बनेगा, ना तो उल्टा बनेगा। ये हमेशा होगा, हमेशा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका जो आवर्धन है उसका जो परिमाण होगा हमेशा 1 से छोटा होगा, और जो चिन्ह है वो हमेशा धनात्मक होगा। तो हम बोलते हैं कि अवतल लेंस के केस में जो आवर्धन है वो 0 से 1 के बीच में होता है। अब देखो यहां पर उल्टा प्रतिबिंब यहां पर दे रखा है, काट दो। उल्टा दे रखा है, काट दो। आवर्धन का मान जो है 1 से छोटा मिलेगा, यहां 1 से अधिक दिया हुआ है, काट दो। आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये बातें आपको मौखिक रूप से पता होनी चाहिए। मैंने आपको यहां पर लिख कर बताया, लेकिन आपको मौखिक रूप से जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो अवतल लेंस होता है वो किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। और जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है, बीच में जो है मोटा होता है, बीच में मोटा होता है। और
ये किनारों पर मोटा होता है, किनारों पर मोटा होता है। अब आइए न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं इसको। न्यूमेरिकली जो है हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे इस केस में देखो क्या सब दिया हुआ है, किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी f इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल के केस में हम लोग निगेटिव लेते हैं फोकस दूरी। मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। जो वस्तु दूरी है हमेशा हम लोग ऋणात्मक ही लेंगे। और आपसे आवर्धन पूछा गया है। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया ये वाला, m इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू। जब आपको फोकस दूरी पता हो, वस्तु दूरी पता हो तब। लेकिन ये मिरर के केस में है, ये मिरर के केस में है, ठीक। ये लेंस है, लेंस के केस में भी फॉर्मूला यही आप लिखेंगे, बस यहां पर प्लस कर देना, हो गया। ये लेंस के केस में है। अब यहां पर देखो m बराबर हो जाएगा हमारा, f का मान जो है वो -20 है, -20 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 10 हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, ये -20 ये हो जाएगा -20 -10 -30 ये हो जाएगा 2/3। देखो नीचे वाला जो मान है वो बड़ा है, तो जो पूरा मान है वो 1 से छोटा आएगा और चिन्ह जो है यहाँ पर वो धनात्मक है। तो आप समझ गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां देखिए चौथा सवाल है, चौथा सवाल है लाइट चैप्टर से। तारपीन के तेल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47 और 1.52 है। तारपीन का जो तेल है इसका जो अपवर्तनांक है वो है 1.47 और जो कांच है इसका जो अपवर्तनांक है वो है 1.52। कोई प्रकाश किरण तारपीन के तेल से कांच में गमन करती है। अच्छा, कौन विरल माध्यम कौन सघन माध्यम? भाई जिसका अपवर्तनांक कम है वो हो जाएगा विरल माध्यम, वो हो जाएगा विरल माध्यम, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा दो में से, वो हो जाएगा सघन माध्यम। सवाल में कहा गया है कि तारपीन के तेल से प्रकाश किरण जो है कांच में गमन करती है, मतलब तारपीन के तेल से, तारपीन का तेल तो ये है, कांच में गमन करती है, यानी प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो जो आपतन कोण होता है वो बड़ा होता है अपवर्तन कोण से। आपतन कोण जो है वो बड़ा होता है अपवर्तन कोण से, यानी प्रकाश किरण जो है अविलंब की ओर झुक जाती है ना। जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगा। तो अविलंब से दूर वाले को तो पहले उड़ा दो, यहां से पहले उड़ा दो। अब आपसे यह भी पूछा गया है कि जो तारपीन के तेल का सापेक्ष, तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डैश होगा, मतलब कांच का अपवर्तनांक चाहिए लेकिन किसके सापेक्ष? तेल, तारपीन के तेल के सापेक्ष चाहिए। ये जो अपवर्तनांक आपको दिया गया यह है निरपेक्ष अपवर्तनांक, आपको चाहिए आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक चाहिए तारपीन के तेल के रिस्पेक्ट में, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा μg डिवाइडेड बाई μt। ये मान है 1.52 डिवाइड बाई 1.47। अब देखो नीचे वाला मान जो है छोटा है, ऊपर वाला मान बड़ा है, तो डेफिनेटली ये मान जो है वो 1 से बड़ा आने वाला है, तो ये जो मान है वो 1.03 ही आएगा, तो ये भी कट जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो ये चौथा सवाल था इस वाले शिफ्ट में लाइट चैप्टर से। डैश बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है इनमें से कौन, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं? अच्छा, ये जो एंजाइम होता है ये एंजाइम लाइपेज है, ये लाइपेज एंजाइम की बात की जा रही है, लाइपेज एंजाइम की बात की जा रही है। ये लाइपेज एंजाइम जो है ये अग्नाशयी रस के द्वारा बनाया जाता है, अग्नाशयी रस के द्वारा, पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा जो है सिक्रेट किया जाता है, राइट। देखिए होता यह है कि जो हम लोग फैट खाते हैं, जो भी हम लोग भोजन खाते हैं उसमें फैट होता है, वो जब हमारे बॉडी में जाता है तो उसे टूटना होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, क्योंकि फैट्स जो होते हैं वो बने होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से।
जो फैट्स होते हैं वो बने होते हैं वसा अम्ल फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से, इससे बने होते हैं, इससे ये फैट्स बने होते हैं। तो हमारे बॉडी में जाने के बाद इसे टूटना होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और तोड़ने के लिए भाई लाइपेज एंजाइम चाहिए होता है। लेकिन लाइपेज एंजाइम को होता है दिक्कत इस फैट्स को तोड़ने में, क्योंकि साइज में ये फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो वसा गोलिका होती है, वो साइज में बड़े होते हैं, तो ये लाइपेज एंजाइम अच्छे से एक्ट नहीं कर पाता है इस पर। तो यहाँ पर फिर रोल आता है बाइल जूस का। बाइल जूस में ये बाइल सॉल्ट होता है, पित्त लवण होता है, वो बाइल सॉल्ट आकर के इस पर एक्ट करता है, इस पर आकर के एक्ट करता है, और इसको क्या करता है कि छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। इस फैट को छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। याद रखिए, डाइजेस्ट नहीं किया गया है, डाइजेस्ट नहीं किया गया है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में नहीं तोड़ा गया है, बस फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स थे उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिए गए हैं। किसके द्वारा? इस बाइल सॉल्ट के द्वारा, बाइल में जो बाइल सॉल्ट है ना उसके द्वारा। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जब फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिए जाते हैं बाइल सॉल्ट के द्वारा, तो इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, हिंदी में पाइसीकरण कहते हैं। तो लाइपेज डायरेक्ट फैट पर नहीं एक्ट करता है, लाइपेज जो है इमल्सिफाइड फैट पर एक्ट करता है ना। इमल्सिफाइड जो आपके फैट्स होते हैं उस पर ये लाइपेज एंजाइम जो एक्ट करता है, और यहां से फिर तोड़ करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। ये काम जो है ये बाइल सॉल्ट करता है, बाइल सॉल्ट करता है। बाइल जूस में जो बाइल लवण होते हैं वो जो है ये काम करते हैं। तो हमारा आंसर यहां पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देखो, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। ऐसा प्रश्न आ जाए तो फिर आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपको करना होता है मिलान। भाई कोई ना कोई तो आप एक मिलान कर ही लेंगे, उससे आपका क्या होगा कि कुछ ऑप्शंस डिलीट हो जाएंगे, तो चांसेस सही होने के बढ़ जाएंगे। इसमें देखो तो मीथेन, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म है। कम से कम मीथेन का तो याद होगा फॉर्मूला आपको, मीथेन का तो बचपन से पढ़ते आते हो, ठीक। तो ए में आपको मीथेन दिया गया है, ए में जो है ये मीथेन दिया गया है, तो ए को जो है आप मिला देंगे किससे? 4 से। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, इसको आप मिला देंगे 4 से। तो सबसे पहले देख लो कि भाई ए के साथ 4 किसमें नहीं है, उसको आप छांट दो पहले। ए के साथ 4 इसमें नहीं है, 4 के साथ ए इसमें है, इसमें नहीं है, इसको उड़ा दो, इसमें है, सॉरी इसमें भी नहीं है, इसको भी उड़ा दो, आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी का नहीं भी आता है तो आप इतना से ही काम निकाल करके आगे बढ़ जाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो एथेनॉल है, एथेनॉल, इस एथेनॉल का फॉर्मूला जो है ये होता है, यहाँ पर देख लो बी का मैं यहाँ पर मिला रहा हूँ। इसका मेल्टिंग पॉइंट ध्यान में रखिएगा 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एसिटिक अम्ल है, सिरका जो है इसी से बनाया जाता है, सिरका जो है इसी से बनाया जाता है। इसका फॉर्मूला यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ। एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CH3COOH। इसी को एसिटिक अम्ल है ना, इसी को एथेनोइक अम्ल कहते हैं। IUPAC नाम इसका एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है। उसके बाद देखो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सुंघा करके आप किसी को बेहोश कर सकते हो, जिसको भी आप सुंघाएंगे वो बेहोश हो जाएगा। यह है क्लोरोफॉर्म CHCl3। निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल है, कौन से दुर्बल अम्ल है? सबसे पहले आप याद रखेंगे कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, अम्ल की जो प्रबलता होती है, उसमें जो इनऑर्गेनिक एसिड होगा, इनऑर्गेनिक एसिड जो होगा वो हमेशा जो है ज्यादा प्रबल होगा ऑर्गेनिक एसिड की तुलना में। देखिए जो कमजोर अकार्बनिक अम्ल होगा ना वो भी ऑर्गेनिक वाले से मजबूत ही होगा। इसका मतलब यही है। यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो हमेशा ऑर्गेनिक एसिड से प्रबल होते हैं, वो हमेशा ऑर्गेनिक एसिड से प्रबल होते हैं। तो जो ये HCl है, जो इनऑर्गेनिक एसिड होगा उसमें आपको कार्बन नहीं मिलेगा, यूजुअली कार्बन आपको नहीं मिलेगा, और ऑर्गेनिक एसिड्स में आपको यूजुअली कार्बन जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख लो किसमें कार्बन नहीं है, वो आपका जो है इनऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा। HCl में नहीं है, वैसे भी आप जानते हैं HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद H2SO4 कार्बन आपको दिख नहीं रहा है इसमें। उसके बाद H2 नहीं, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे HNO3, ठीक है।
HNO3 कार्बन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये सारे जो हैं ये इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, साथ में ये सारे के सारे जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। उसके बाद देखिए जो H2 यहां पर H2SO4 है, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, मैंने क्या लिखा, HCl है, H2SO4, HNO3, हाँ सही है। ये जो H2SO3 है ये सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, ये है सल्फ्यूरस एसिड। देखो ये है सल्फ्यूरिक एसिड जो कि मजबूत अम्ल होता है, ये है सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 है, 4 नहीं है, ये सल्फ्यूरस एसिड है। और ये है कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। ये भी इनऑर्गेनिक एसिड्स ही हैं, लेकिन ये है वीक एसिड्स, वीक एसिड्स। और जो ये एथेनोइक एसिड है CH3COH जो यहाँ पर दिया गया है, ये है ऑर्गेनिक एसिड, और ये वीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स यूजुअली वीक ही होते हैं, वीक ही होते हैं। तो दुर्बल पूछा है, देखो जिसमें प्रबल है उसको छांट दो। यहाँ देखो प्रबल है छांट दो, यहाँ प्रबल है छांट दो, यहाँ पर देखो प्रबल है, ये भी प्रबल है, छांट दो। आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये दोनों वीक एसिड है, लेकिन ये जो है इनऑर्गेनिक एसिड है और ये ऑर्गेनिक एसिड है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग यूजुअली पीओपी बोलते हैं, शॉर्ट में पीओपी में भी आपने सुना होगा। तो बताना है पीओपी का उपयोग है कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में। देखो इसमें ना यूज किया जाता है धावन सोडा का Na2CO3.10H2O। कांच है, कम से कम साबुन देकर के आप अंदाजा लगा सकते थे। घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्ज के रूप में इसी का उपयोग किया जाता है। ये जो बेकिंग के लिए है, इसमें आप बोल सकते हो कि जो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए जो है इसमें पीओपी का उपयोग किया जाता है। आंसर हमारा यानी कि ये तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो केवल 3 ए हमारा आंसर यहां पर सही हो जाएगा। पौधे में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कायिक प्रवर्धन, देखिए जो अलैंगिक जनन होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी का एक टाइप होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन ये एक टाइप होता है। देखो जो कायिक भाग होता है, वेजिटेटिव पार्ट जो हम लोग बोलते हैं प्लांट के अंदर, वो किसको बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट आपका होता है जैसे कि जड़ है, एक तो होता है जनन भाग जैसे कि फूल है, ये फूल है, फल है, बीज है, सारे जनन भाग होते हैं, तना है और जो पत्ती है, ये सारे जो है कायिक भाग कहलाते हैं। अब देखो इन कायिक भागों से, चाहे जड़ से, चाहे तना से, चाहे पत्ती से, नए पादपों को उगाना या नए पादप का उगना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और ये अपने आप में एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। जैसे गुलाब का पौधा है, गुलाब का तना काट लो, मिट्टी में लगा दो उसको, एक नया गुलाब का पौधा उग जाएगा। वहां पर आपने बीज का इस्तेमाल नहीं किया, वहां पर आपने तना का इस्तेमाल किया है, तो वो अपने आप में कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। और क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो जो जनक होगा, जो संतति होंगे उसके, वो एक समान होंगे। जो पेरेंट है, जो ऑफ स्प्रिंग्स है, वो एक समान होंगे, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी, आनुवांशिक रूप से भी, और जो आकारिकी है दिखने में भी एक जैसे होंगे। तो जनक और संतति जो है, जो जनक होगा और जो संतति होगा वो है एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। तो पौधे जड़, तना और पत्तियों से उगाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमसे पूछा है सत्य नहीं है, वो बताना है। उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, नहीं, आनुवांशिक रूप से भी एक समान होते हैं। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं उन्हें उगाया जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि बीज की आवश्यकता नहीं है, जड़, तना, पत्तियों से उगाया जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। बीज से उत्पन्न होने वाले पौधों की तुलना में इन पौधे में फूल और फल पहले आते हैं, ये भी सही है।
जो कायिक प्रवर्धन से पादप उगाए जाते हैं उसमें जो फूल है फल है वो पहले आते हैं। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर ए हो जाएगा। वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पीछे का दृश्य देखने के लिए, है ना, पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर साइड मिरर जो होता है वाहनों में, चाहे बाइक में चाहे कार में, जो भी वाहन होता है उसमें जो साइड मिरर होता है या फिर जो रियर व्यू मिरर होता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाहनों में, वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण जो है आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना कर देता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आभासी सीधा तो समतल दर्पण भी बना कर देता है, लेकिन ये समान साइज का बना कर देता है, इसीलिए समतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि आभासी सीधा के साथ जो है छोटा प्रतिबिंब बना कर देता है। और उत्तल दर्पण को ही हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को ही हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। जो आप आईना के रूप में दर्पण इस्तेमाल करते हैं अपना सुंदर चेहरा देखने के लिए, वो समतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सर्च लाइट में, है ना, सर्च लाइट में, टॉर्च लाइट में, टॉर्च लाइट में, उसके बाद जो वाहन होते हैं उसके हेडलाइट में, सोलर फर्नेस में, सौर भट्टी में, हेड मिरर के रूप में डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, हेड मिरर के रूप में डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। जो दांत के डॉक्टर्स होते हैं वो दांत को बड़े साइज में देखने के लिए डेंटिस्ट जो है वो इसी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अवतल दर्पण के उपयोग है। हमारा उत्तर यहां पर सी हो जाएगा। पौधों में विभज्य उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? देखो, ये परिभाषा ही आपसे पूछ लिया गया है कि ये किसकी परिभाषा है। ये विभेदन की परिभाषा है, इसी को विभेदीकरण कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, विभेदन बोल दो या फिर विभेदीकरण बोल दो या फिर डिफरेंशिएशन बोल दो। देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं, यानी जो मेरिस्टेम्स होते हैं, जो विभज्य उत्तक की कोशिकाएं होती हैं, उनमें विभाजन की क्षमता होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद उनमें विभाजन की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। उनका शेप, उनका साइज, जो उनके फंक्शंस हैं, वो सारे जो है निश्चित हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो इसी को विभेदीकरण कहा जाता है, इसी प्रोसेस को जो है डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिफरेंशिएशन हो जाता है तब वो परमानेंट टिश्यू में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं, जब उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है तब वो जो है परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उनके सेल्स बन जाते हैं। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करते हैं? औषधियों के जो जहरीले प्रभाव होते हैं उसको खत्म कर देते हैं। ठीक ना, कोई मान लीजिए कि कुछ हमने ऐसा खा लिया जिसमें थोड़ा बहुत टॉक्सिसिटी है, तो उसको जो है ये कोशिकांग जो है ये खत्म कर देता है। ये खत्म किया जाता है लीवर सेल में, और लीवर सेल में भी सेल का कौन सा कोशिकांग है? वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अंतर्द्रव्यी जालिका, ये तो केवल ER है। इसके दो टाइप्स होते हैं ना, SER और RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके द्वारा किया जाता है। तो ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझे? लीवर सेल में, है ना, कहां पर? लीवर सेल्स में। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन बनाकर ये देता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या खास बात है? इसके बारे में खास बात यह है कि इसके पास खुद का DNA होता है और खुद का प्रोटीन फैक्ट्री होता है, यानी कि राइबोसोम होता है। तो बहुत सारे प्रोटीन जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो खुद से ही अपने में ही बना लेते हैं, यानी नाभिक से जाकर के रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है माइटोकॉन्ड्रिया को। बाकी सारे कोशिकांग को जो है नाभिक से जाकर के रिक्वेस्ट जो है वो करना पड़ेगा कि भाई हमें प्रोटीन चाहिए, ये प्रोटीन चाहिए, प्लीज हमें वो DNA दे दो। ठीक, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास खुद का DNA है, कुछ खुद का जो है कच्चा पदार्थ है, खुद का जो है फैक्ट्री है, कारखाना है। तो बहुत सारे प्रोटीन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही बना लेते हैं। नाभिक पर पूरी तरह से डिपेंड रहने की आवश्यकता जो है माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं पड़ती है। और ठीक जो है प्लास्टिड के पास है,
जो प्लास्टिड होता है, जो लवक होता है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास भी खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है। तो ये दोनों जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, कोशिकांग हैं, ये काफ़ी यूनिक है, थोड़ा अजीब है, बाकियों से अलग है इस मामले में, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हम लोग इसे स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन पे जो है राइबोसोम्स नहीं चिपके होते हैं, और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये खुरदरी होती है। खुरदरी दिखने में जो है ये होती है क्योंकि इसके पास जो है राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स इन पर चिपके होते हैं। क्योंकि राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री है, तो कहीं ना कहीं अगर ये राइबोसोम इस RER पे चिपके हुए हैं जाकर के, तो इसका काम जो है प्रोटीन बनाना हो जाएगा, या फिर प्रोटीन बनाने में सहायक ये जो है राइबोसोम, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सहायक जो है वो होने वाली है। क्योंकि इसके पास SCR के पास राइबोसोम्स नहीं है, तो प्रोटीन से लेना देना इसका कुछ है नहीं, इसीलिए ये बोलता है चलो ठीक है भाई, हम लोग क्या करेंगे, लिपिड बना लेंगे। तो SCR जो है लिपिड सिंथेसिस करते हैं, जबकि जो RER ये प्रोटीन बनाने में सहायक है। प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में संयोजित हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास संख्या में ना n प्रतिरोधक है, ऐसे संख्या में n प्रतिरोधक है। अब संख्या में n है तो n भाई कितना है, कितना बनाए हम, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ बना दिया। संख्या में n प्रतिरोधक है, संख्या में n है, n कोई इंटीजर है, कोई पूर्णांक है, और सारे का जो प्रतिरोध है वो एक समान है। मैंने यहाँ पर सारे का प्रतिरोध जो है R ऐसे मान लिया, ठीक है। तो संख्या में n प्रतिरोधक है और सारे का प्रतिरोध जो है वो R है। मान लीजिए आप इन सारे को लगा देते हैं पैरेलल में लगा देते हैं, पहले सीरीज में देख लो, श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, तो इनका समतुल्य प्रतिरोध ये निकल करके आएगा। बहुत ही आसान है भाई, सबका R है, सारे को जोड़ दो, NR हो जाएगा। अगर आप लगा देते हैं सारे को समानांतर क्रम में, तो इसका समतुल्य जो है R/N हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं। इस वाले सवाल में देखो, जो N है वो हमारा 3 है, यानी 3 ही प्रतिरोध है ना, 1 2 3 ही प्रतिरोध है, और सारे का प्रतिरोध जो एक समान मैंने यहाँ पर R माना है, यहाँ पर वो 9 ओम है। अब इन सारे को लगा दिया, यानी इन तीनों को लगा दिया गया है पैरेलल में, तो इसका जो समतुल्य निकल करके आएगा वो R/N फॉर्मूले से आएगा, जो कि हो जाएगा 9/3, यानी कि 3/3 9, 3 ओम हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है? शून्य संयोजकता आपको मिलेगा शून्य समूह के अंदर, शून्य समूह के अंदर, यानी कि ग्रुप नंबर 18 ग्रुप 18 भी बोलते हैं, ग्रुप 0 भी बोलते हैं। इसमें जो तत्व आते हैं वो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे आते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 18, सी हमारा आंसर। इन सारे की वैलेंसी 0, वैलेंसी 0, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सारे के केस में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सारे केस में 8, और हीलियम के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 2, लेकिन वैलेंसी सारे के लिए 0। निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? हम लोगों ने पहला ही प्रश्न देखा जिसमें एक अभिकारक टूट रहा था 2 या 2 से अधिक उत्पाद में, इसे हम लोगों ने कहा अपघटन अभिक्रिया, इसी को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। एक अभिकारक होता है, 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद होता है, राइट। इसका ठीक उल्टा होता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक उल्टा में क्या हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक आपके अभिकारक होंगे जो मिलकर के मात्र एक उत्पाद बनाएंगे। यहाँ पर एक अभिकारक है, यहाँ पर एक उत्पाद है। यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन और यह है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देख लो एक उत्पाद किसमें है, सी में है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है आपस में संयोजन अभिक्रिया करते हैं और अमोनिया बनाते हैं। यहां देख लीजिए, तो ये अपघटन अभिक्रिया है, वही इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, ये भी अपने आप में वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है। ये हम लोगों ने देखा तापीय अपघटन अभिक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तापीय अपघटन अभिक्रिया है। यहां देखिए तो मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम को सोडियम ने विस्थापित कर दिया है, ठीक, क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो ये अपने आप में विस्थापन अभिक्रिया है ना, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये है तापीय अपघटन अभिक्रिया, तापीय अपघटन अभिक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
यह एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया और यह वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। सी हमारा आंसर। हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग करने से हमें बचना चाहिए। प्लास्टिक जो है बहुत जगह बैन भी कर दिया गया है, आपको पता ही है। क्योंकि प्लास्टिक कीटों के द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है, नहीं होती है। प्लास्टिक जो है कीटों के द्वारा आसानी से नष्ट नहीं होती है। अगर हो जाती तो फिर इतना बैन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्लास्टिक लंबे समय तक नहीं चलता है, बिल्कुल लंबे समय तक चलता है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है कि लंबे समय तक चलता है। इसका अपघटन जो है आसानी से नहीं होता है। अपघटन आसानी से नहीं होता है कहने का मतलब अपने आप जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं। देखिए जो प्लास्टिक होते हैं वो होते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है ये सबस्टांस है प्लास्टिक। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके जो एंजाइम्स होते हैं वो इन प्लास्टिक्स का जो है अपघटन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, एंजाइम सिक्रीट करके प्लास्टिक को अपघटित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये जो प्लास्टिक है ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है और ये वातावरण में लंबे समय तक टिके रहते हैं और इससे वातावरण पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते, इसीलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका अपघटन जो है आसानी से सूक्ष्मजीव कर पाए। आप कहीं पर फेंक दो तो धीरे धीरे वहाँ पर सूक्ष्मजीव आएंगे और अपने एंजाइम सिक्रीट करके जो है उसे तोड़ ताड़ करके मिट्टी में अपघटित करके मिला देंगे। तो ऐसे चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि ऐसे चीज़ों का कि जहाँ पर पॉलीथीन पड़ा हो वो वहीं पर पड़ा रहे हमेशा के लिए। तो ऐसे चीज़ों से बने हुए पदार्थ का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक पानी में घुलनशील होता है, नहीं। सी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन है जो यौवन आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है? यौवन आरंभ लड़कियों में, लड़कों में जब यौवन आरंभ होता है यानी प्यूबर्टी जब स्टार्ट होता है उसके बाद जो है कई सालों तक लगातार उनमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। बताना है इनमें से कौन सा वो चेंज नहीं है जो इसका प्रतीक है कि हाँ यौवन आरंभ की शुरुआत हो चुकी है। तो नाखूनों में वृद्धि, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाखूनों में वृद्धि से थोड़ी पता चलता है कि हाँ जो लड़के हैं लड़की है अब उनमें यौवन आरंभ जो है वो शुरुआत हो चुका है, यानी हम बोलते हैं ना कि अब ये जवान हो रहे हैं। तो नाखून के बढ़ने से बोलते हैं क्या? नहीं। लंबाई में अचानक वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। आवाज बदलना, शरीर के आकार में परिवर्तन, ये सारे जो है चेंजेज जो है वो देखने को मिलते हैं यौवन आरंभ की शुरुआत में। लगातार जो है कई सालों तक जो है ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज रात में सोया था कल उठा तो यौवन आरंभ शुरुआत हो गया और ये सारे चेंज जो है देखने को मिल गया। धीरे धीरे जो है होता है। यूजुअली ये जो उम्र होता है वो 13 साल 14 साल है ना, 12 13 14 साल की उम्र से ही ये यौवन आरंभ की शुरुआत जो है वो हो जाती है। यौवन आरंभ की जब शुरुआत होती है तो ये सारे वो लक्षण हैं, वो चेंजेज हैं जो देखे जाते हैं लड़के एवं लड़कियों दोनों में। जैसे कांख एवं जांघ के मध्य जननांग क्षेत्र में बाल का आना और उनका रंग गहरा हो जाना। जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसके आसपास बाल का आना और जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसके स्किन का कलर जो है पहले से डार्क हो जाता है। पैर है, हाथ है, चेहरे पर जो है महीम रोम आना। त्वचा जो है अक्सर तैलीय हो जाती है, ऑयली हो जाती है और कभी कभी मुंह से निकल जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो है कॉमन है, लड़के एवं लड़कियों दोनों में देखे जाते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो केवल लड़कियों में देखे जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर जाना। जो निपल होता है उसका साइज भी इंक्रीज कर जाता है और निपल के चारों तरफ का जो एरिया होता है, निपल का चारों तरफ का जो एरिया होता है वो डार्क हो जाता है, यानी निपल जो है इरेक्ट कर जाता है और उसके चारों ओर का जो एरिया होता है वो डार्क हो जाता है। ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर जाता है और पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो लड़कियों में स्टार्ट हो जाता है और ये सारे चेंजेज आते हैं महिलाओं में, लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन के रिलीज के कारण, है ना। सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन हार्मोन है, फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट होता है तो ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। लड़कों में जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण जैसे दाढ़ी मूंछों का निकलना, आवाज़ जो है फटने लगती है, आवाज़ भारी हो जाती है। नींद में जो है लड़कों का जो लिंग है वो इरेक्ट हो जाता है ना, ऊर्ध्व हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी शुक्राणुओं का बनना जो है वृषण में ये जो है शुरू हो जाता है। ये सारे चेंजेस जो है केवल लड़कों में देखे जाते हैं, ये चेंजेस केवल लड़कियों में देखे जाते हैं, ये दोनों में देखे जाते हैं।
लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन के कारण, लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन के कारण। एक समावयवी युग्म बनाते हैं, बताना है कौन आइसोमेरिक पेयर बनाते हैं। देखो जो भी आइसोमेरिक पेयर बनाएंगे, जो भी आइसोमेरिक पेयर बनाएंगे, होगा क्या कि पेयर में जो दो भी स्पीशीज है उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो आपको सेम मिलेगा, और जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको डिफरेंट मिलेगा। जो आइसोमेरिक पेयर होगा, जो समावयवी युग्म होगा, उनमें जो दो आपके स्पीशीज होंगे, दो आपके जो कंपाउंड्स होंगे, उन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा होगा, लेकिन संरचनाएं उनकी अलग अलग होगी। तो प्रोपेन और ब्यूटेन, देखो प्रोपेन में 3 कार्बन होता है, ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, तो इन दोनों का तो फॉर्मूला ही गलत है, गलत नहीं है, मतलब फॉर्मूला ही अलग अलग है। यहां पर मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसे होने चाहिए, संरचना उनकी अलग अलग होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग अलग है। प्रोपेन का होता है C4C3H8 और इसका होता है C4H10। ब्यूटेन और 2-मेथिल प्रोपेन, ब्यूटेन और 2-मेथिल प्रोपेन यानी कि 2-मिथाइल प्रोपेन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो देखो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH2 CH3, यानी ये है आपका C4 1 2 3 4 3 3 6 6 4 10 C4H10। उसके बाद यहां पर है 2-मिथाइल प्रोपेन, तो मेथ एथ प्रोप 2-मिथाइल है, तो 1 2 दूसरे पोजीशन में हम लोग एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। ये है CH3 CH3 CH3। फॉर्मूला देखो आप, तो यहां पर भी 4 कार्बन है, 3 3 6 3 9 और एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा, एक हाइड्रोजन जो है यहां पर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 6 3 9 और 1 10। यहां देखिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसे हैं, संरचनाएं अलग अलग हैं। ये लीनियर है, इसमें देखो ब्रांच निकल चुका है, इतना पार्ट लीनियर है, लेकिन यहां पर देखो एक ब्रांच निकल चुका है मिथाइल ग्रुप। तो यह है 2-मिथाइल प्रोपेन, यह है केवल ब्यूटेन। 2-मिथाइल प्रोपेन ब्यूटेन, इन दोनों की संरचनाएं अलग अलग है, लेकिन जो सूत्र है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक जैसे हैं, तो ये आइसोमेरिक पेयर बनाएंगे, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये दोनों नहीं होंगे, बाकी ये दोनों नहीं होंगे। ये 2-इथाइल ब्यूटेन है, तो यहां बनेगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 2-इथाइल है, देखो 1 2 3 4 5 6 यहां पर जो है कार्बन है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ब्यूटेन में तो 4 ही कार्बन है। ऐसे यहां पर नहीं होगा, यहां पर देखो तो मेथ एथ प्रोप 2-मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 4 कार्बन है, जबकि यहां पर देखो तो 3 ही कार्बन होगा प्रोपेन में। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के डैश में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है, कार्बोनाइजेशन कहलाती है। तो कोयले की बनने की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं या फिर कोलिफिकेशन भी कहते हैं। बी हमारा आंसर। तो फाइनली ये वीडियो यहां पर होता है समाप्त। ये पूरा जो स्लाइड है इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगा ऐप पर, ऐप का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप इन सारे ही प्रश्नों का डिस्कशन हमारे साथ ऐसे ही करना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं, ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगले वाले सेट में, थैंक यू सो मच।